हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। दोस्तों मैंने बोला था कि हम उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए जो है तैयारी करेंगे दोस्तों, और उसी की सीरीज़ में मैंने आपको पहला जो चैप्टर है वो पढ़ा दिया था जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो उस चैप्टर के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे आने वाले टाइम में हम और भी थ्योरीज करेंगे। और दोस्तों आप रिजल्ट का इंतज़ार हम और नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट जब भी आएगा होपफुली अब आने वाला होगा, लेकिन अब अपनी तैयारी को हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और कल से हमारा अब रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहा है। और फ्रेंड्स, काफ़ी लोग आप लोग कह रहे थे कि सर आप कब शुरू करोगे, तो फाइनली अब हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। और फटाफट से आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए कि किस प्रकार से आपको मेरे इस तैयारी के मैं ग्रुप जो बना रहा हूँ उससे जुड़ना है, और वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना। और उसके बाद जो है आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस मिलेंगी, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको सारा जो है मैं टॉपिक वाइज जो है करवाऊंगा नोट्स बना के, और उनको नोट्स आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड भी करवाई जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग अगले 1 2 से 3 महीने जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मेरे साथ बने रहेंगे, और हम सारा का सारा जो कोर्स है वो साथ मिलकर जो है वो करेंगे, साथ मिलकर मेहनत करेंगे और अच्छी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ फटाफट से जुड़ जाइए और मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए हम आज का टेस्ट शुरू कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर हम 30 क्वेश्चंस इस टेस्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, और आगे भी आने वाले टाइम में हम जो है सारी की सारी थ्योरीज डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी हम जो है टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला ही क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो हाइड्रोजन एटम की तीसरी ऑर्बिट में जो है हमें वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, तो हम यहाँ पर इसके लिए हमको एक फार्मूला याद रखना है। उस फार्मूले को देख लीजिए आप। उसके लिए फार्मूला आपको वेलोसिटी का रखना है याद, v इक्वल टू 0.218 इंटू 10⁻7 इंटू जेड अपॉन एम मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जेड है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, और एन जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चूंकि बात हो रही है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ऑब्वियसली एच का जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो जाएगा, और जो जेड है उसकी वैल्यू हम जानते हैं कि जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, और एन जो है वो दे रखा है कि थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये हम इसको फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगा 0.726 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से हम हाइड्रोजन के लिए जो है एटम के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिट के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ, अभी हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वही है एक्चुअली में जो अभी हमने देखा। द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज। तो यहाँ पर जो है अभी हमने ये फॉर्मूला देख लिया है। कौन सा फॉर्मूला, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा वही इसका राइट आंसर है। देख लीजिए इसको ध्यान से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है। अभी हमने इसकी बात की, ये तो हमने देखे, लेकिन ये फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ड्राइव हुआ है दोस्तों, ये जो पहले हमने एक डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो हाइड्रोजन लाइक स्पीड है स्पीसीज होती हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो nth ऑर्बिटल है उसमें एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है माइनस के 2.182 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके, ये हो गया। और दूसरा हम जानते हैं कि जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। तो इस तरीके से यहाँ से हम क्या करेंगे, भी की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, 2 को उधर लेके जाएंगे, और यहाँ से हम निकाल देंगे √2/m। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर हम ई की जो वैल्यू है हमने अभी ऊपर देखी है 2.18 इंटू 10⁻−18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि 9.1 इंटू 10⁻−31 इसकी वैल्यू होती है। -31 10⁻−31 ऊपर चला जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस के 31। 9.1 को जब 2 को जब 9.1 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 2.1 के आसपास ही आएगा, और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर 2.18 एक है। तो इस प्रकार से 2 हमारे पास हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर है, और ये 10⁻12 हो जाएगा। जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसके 2 हैं तो एक रह जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर का जेड अपॉन एन हो जाएगा। इस प्रकार से इसको जो है हम एक पॉइंट आगे खिसकाने पर
इस प्रकार से वे की वैल्यू 0.2818 इंटू 10⁷ Z/N मीटर पर सेकेंड निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की मदद से हम फ्रीक्वेंसी या सॉरी वेलोसिटी को जो है वो कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 200, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ए बी सी आर 50, 78 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। These elements are placed in model long form period table respectively in। तो ये तो सीधे सीधा आपका पीरियोडिक जो टेबल है उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो एटॉमिक नंबर अगर 50 है, 78 है और 60 है तो वो रिस्पेक्टिवली किन किन जो है ब्लॉक्स के अंदर पढ़ते होंगे। तो फ्रेंड्स एटॉमिक ऑर्बिटिक वाला जो चैप्टर है वो अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से याद रखने के तरीके भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो है आप थोड़ा बहुत अगर आपको नहीं पता है तो आप आइडिया से भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को। जैसे 50 एटॉमिक नंबर है तो 50 का नहीं पता है तो एटलीस्ट 54 तो सबको पता होगा कि जीनोन का होता है और वो एक नोबल गैस होती है, तो इसका मतलब 50 भी क्या होगा, पी ब्लॉक के अंदर कहीं ना कहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार 78 का अगर हमें नहीं आइडिया आता है कि किस में है, लेकिन हमें इतना जो तो याद होता है कि जो 58 है और 58 से लेकर 71 तक 58 से लेकर जो है 58 से लेकर और आपके 71 तक क्या है, आपके लेंथेनाइट सीरीज है ना। तो जब ये लेंथेनाइट है और उसके बाद जब हम 72 पर वापस आते हैं तो वापस हम डी ब्लॉक के अंदर आते हैं, और इसका मतलब जो 72 से 78 तक तो डी ब्लॉक के अंदर ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो 78 है वो डी ब्लॉक हो गया, और 60 चूँकि ये 58 से लेकर और 71 तक लेंथेनाइट है तो इसका मतलब ये एफ ब्लॉक के अंदर आ गया। तो इस प्रकार से राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अगेन वही है कि हमें इक्वेशन याद करना पड़ेगा इसमें कि nth ऑर्बिटल के हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए जो है वो कौन सा फॉर्मूला हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने देखिए 4 फॉर्मूले दिए गए हैं इस प्रकार से। En का जो है वो इन चारों में से एक आंसर होगा, तो ध्यान से देखिए कौन सा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों वो कौन सा है, यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी वाला है। यहाँ पर जो हमने इससे पहले जो फॉर्मूला देखा था वो एग्जैक्ट यही फॉर्मूला है, ई एन इजक्वल टू माइनस के m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर इंटू जेड, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा क्योंकि इसमें जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है। तो देखिए ये वाला तो अभी हमने देख ही लिया था कि ऊपर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और अगर हम इसकी जगह पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं, जैसे m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको पुट कर लेंगे, ई जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है तो उसको यहाँ पर पुट कर लेंगे। फिर 8 एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो 8.82 इंटू 10 जो है आपके कितना होती है 10 की पावर, हाँ 10⁻31 के आसपास होती है, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। एच यानी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जो है वो पुट करेंगे। इस प्रकार से जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो वो निकल के वही वाला आ जाएगा जो हमने अभी ऊपर निकाला है, -2.18 इंटू 10⁻18। ठीक है, 10⁻18। तो इस प्रकार से ये जो है वही फॉर्मूला है जो हमने ऊपर देखा था, बस उसमें जो है इसकी जो है वो वैल्यू जो है निकाल के रखी हुई, बाकी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर तो वही रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और वो वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। इन सारे फॉर्मूलों की मदद से जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं क्योंकि। ठीक है, तो ये देखिए हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए इस प्रकार से ये फॉर्मूला दिया गया है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर He पॉजिटिव इज। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है दोस्तों उसके लिए दिया गया है आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम जानते हैं कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो उसको हम प्रोपोर्शनल ले सकते हैं, किसके, आपके जो एटॉमिक नंबर है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों की दो फिगर दे रखे हैं इसमें, एक तो हमारे पास हाइड्रोजन का बोल रखा है और He पॉजिटिव का जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालने के लिए कह रखा है। तो हम उनको दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके इसको निकाल सकते हैं। कैसे, देख लीजिए इसको, यहाँ पर जो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम वो किसके इक्वल हो जाएगा, जेड स्क्वायर ऑफ H, यानी कि जो हाइड्रोजन है उसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के इक्वल,
और हीलियम के जो एटॉमिक नंबर है उसका स्क्वायर। तो इनकी जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 13.6 हमारे पास दे रखा है। हीलियम का हमें निकालना है, 1 स्क्वायर/2 स्क्वायर हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम निकल के आएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर हमारे पास एक का दे रखा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का दे रखा था, हमें हीलियम का निकालना था, तो हम उनके एटॉमिक नंबर की मदद से उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, आसान क्वेश्चन है, और हमें बताना है कि इस कौन सा तत्व है। तो हम इसके क्या कर लेते हैं, हम इसके सारे गिन लेते हैं, जोड़ लेते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक्स के एलिमेंट एक्स है, उसका जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10। तो कितना हो रहा है ये, 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 10 28 और 2 30 और 6 36 और 10 46। तो 46 हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 46 किसका होता है, RU RH SN या PD। तो बताइए जल्दी से, आपका अगर पीरियोडिक टेबल याद है तो ये आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों जो 46 है वो हमारा इतना कंफर्म है कि वो डी ब्लॉक के अंदर आता है। अब डी ब्लॉक के अंदर वो कहाँ पर आता है, वो आपके आता है आपके किसमें, कॉपर वाला जो हाँ ठीक है, निकिल के बाद आता है। ठीक है, तो निकिल के ठीक नीचे आता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका पेडलियम। तो 46 का जो है आपका जो एक्स है वो कौन सा हो जाएगा, तत्व पेडलियम है। तो इस प्रकार से आपको पीरियोडिक टेबल अगर याद हो तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन इसकी मदद से हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन के अंदर कह रहा है सडन लेयर जंप बिटवीन वैल्यूज ऑफ सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट वुड बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि जो सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हैं उनके बीच में जो मैक्सिमम गैप है वो किसमें है। सडन लेयर मतलब एकदम से बड़ा जंप किसमें आ रखा है, तो ये बताना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट के अंदर जो आपका पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आप जानते हैं कि किसी परमाणु के जो बाह्यतम कोश है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। ओके, और उसमें बेसिकली जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सेकेंड यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तीसरा थर्ड आयनाइजेशन यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इस प्रकार से हम आयनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है क्वेश्चन ए देखिए, लास्ट में उसके यहाँ पर एक मिनट, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है और 3s में 1 है। फिर बी वाले में देखिए 2p में 6 है, 3s में 2 है। सी में देखिए 3s में 2 है और 3p में 1 है। और डी में 3s में 2 है और 3p में 2 है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा जो गैप होगा वो किसके अंदर होगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। यहाँ पर देखिए अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो वहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस में 1 है, तो एस में 1 है तो आसानी से निकल जाएगा। तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम ही होगी। अब वहाँ पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन है वो पी से निकालना है, और पी में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि मोस्ट स्टेबल में स्थिति में रहेंगे, तो उनको निकालना कठिन होगा। तो एनर्जी गैप काफ़ी होगा। अब सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में जो है वो एस से जो है पहला इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कठिन होगा, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल होंगे, तो वो निकलेंगे, आसानी से निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन जब आपका पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसके बाद जो दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो इसमें कम होगी अपेक्षाकृत, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है। अब जो दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें उसको निकालना आसान है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन उसके बाद जो तीसरा निकालना है वो अगेन 6 से निकालना है जो कि स्टेबल है। तो इसका मतलब गैप जो है वो सेकंड और थर्ड के बीच में काफ़ी बड़ा है। तो यही यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, बाकी तीसरे वाले में भी देखिए आप, पी में 1 है उसको निकाल लेंगे आसानी से। उसके बाद एस में 2 है वो निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उतना ज़्यादा गैप नहीं होगा जितना कि इन दोनों के बीच में था। फिर सेकंड फोर्थ वाले में भी देखिए पी में 2 जो है इलेक्ट्रॉन निकालने जो है वो आसान होंगे, लेकिन थर्ड वाले में जो है एस में अगेन 2 है, तो वो निकालने भी थोड़ा कठिन है, लेकिन इनके बीच में भी एनर्जी गैप उतना बड़ा नहीं होगा
जो सडन लेयर जंप होगा वो सेकंड वाले में ही होगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में काफ़ी बड़ा गैप हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज रिलेटेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन एंड गिवन बिलो विच वन इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसके लिए अलग अलग जो श्रेणियाँ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, वो आपको याद रखनी है। तो इसमें देखिए, इसको मैच द फॉलोइंग करने के लिए इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, लाइमन श्रेणी है, फिर ब्रैकेट है, बाल्मर है, पाश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लाइमन, इसमें कुछ क्वेश्चन में गलती है। जो लाइमन सीरीज है वो हम जानते हैं कि किस में पड़ती है, वो आपका यूवी जो इलाका है अल्ट्रा वायलेट वाला, उसमें पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो बाल्मर है वो किस में पड़ती है, वो विजिबल रीजन में पड़ती है। फिर जो पास्चन है वो आपका आईआर में पड़ती है, और ब्रैकेट भी जो है वो आईआर में पड़ती है। तो इस प्रकार से ये मैच द फॉलोइंग में इस प्रकार से करना है। जो लाइमन है वो आपका अल्ट्रा वायलेट होती है, जो बाल्मर है वो विजुअल रीजन में पड़ती है, पास्चन इंफ्रारेड, और ब्रैकेट भी इंफ्रारेड। तो ये आपको सीरीज याद रखनी है, ठीक है। और इसको याद रखने के लिए मैंने क्या कर रखा है, जो है लाइमन जो है उसको याद रखने के लिए मैंने एक ऐसे अपने दिमाग में सोचा कि क्या कैसे इसको याद रखेंगे। तो लाई मतलब झूठा, मैन माने आदमी, तो झूठा आदमी उसको अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उस पर अटैक करेंगी। तो इस तरीके से मैं उसको याद रखता हूँ। और बाल्मर जो है उसमें तो बी आ रहा है, बी से बाल्मर, बी से विजिबल, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और बाकी पास्चन ब्रैकेट इसमें इंफ्रारेड ये याद रह जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गन 4s2 इज। तो ये आसान क्वेश्चन है। ऑर्गन का ऑलरेडी 18 होता है, और उसमें 2 और जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, जो कि कैल्शियम का होता है। और कैल्शियम किस में आता है दोस्तों, ये हम जानते हैं कि जो एस ब्लॉक का जो सेकेंड ग्रुप है उसके अंदर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, है ना। एक तो होता है एल्कलाइन मेटल जो फर्स्ट वाला ग्रुप है, और सेकेंड वाला जो ग्रुप है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला यहां पर अगेन वही है, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीनोन 4s7 6s2 इज। तो यहाँ पर सीधे सीधे जीनोन का तो 54 होता है, उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहे हैं, और 2 जो हैं वो एस में जा रहे हैं, तो 2 टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। तो 54 और 9 कितना हुआ आपके 63। तो 63 आपके किस में आता है, एफ ब्लॉक के अंदर। जो यूरोपियम है वो 63 का आपका 63 मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है। तो इस प्रकार से एफ ब्लॉक को भी आपको याद रखना जरूरी है दोस्तों। तो इसके लिए भी हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थ्योरी जो है अभी हम इसके डिस्कस करने वाले हैं, अभी तो हमने केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखा है। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रिनो वाज डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूट्रिनो डिस्कवर्ड किया गया था, तो पहला यहाँ पर एम बोथी एंड एच बेकर के द्वारा, सेकंड है सी ए एंडरसन के द्वारा, सी डब्ल्यू पाउली के द्वारा, एंड डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है, क्योंकि इनमें से कोई भी इसका सही उत्तर नहीं है। जो न्यूट्रिनो है वो उसमें डिस्कवरी में जो मेन योगदान है वो किसका है, फ्राइड रेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन योगदान है वो है फ्राइड रेंस, और दूसरा उनका सहयोगी है क्लाइडे क्लाउन। तो इन्होंने जो है न्यूट्रिनो की डिस्कवरी की थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के जो हाइड्रोजन एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए, यानी कि एक स्टेट में एक से दूसरी एनर्जी स्टेट में जाने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देखिए, एन 1 से 2 में जा सकता है, 2 से 3 में, 4 से 5 में जा सकता है, या 3 से 4 में जा सकता है। तो आसान क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम है तो उसके लिए ऑब्वियसली n=1 होगा, और n2=2 होगा। तो n=1 से 2 में ये ट्रांजिशन कर सकता है। और इसके लिए जो फॉर्मूला है हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो डेल्टा आई है वो आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 के स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ पर आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। तो n1 जो है 1 होता है, n2 2 होता है, और एनर्जी जो चेंज होगा वो मैक्सिमम होगा इस स्थिति में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द वेव लेंथ फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इज 6561 एंगस्ट्रम। द वेव लेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ सेम सीरीज वुड बी, ओके।
तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है कि फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो याद रखना ये लाइमन सीरीज के लिए जो है N1 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, जबकि जो बाल्मर सीरीज है उसके लिए N1 की जो वैल्यू है वो 2 होगी, भले ही N2 की वैल्यू उसके बाद शुरू होगी। तो उसके लिए हमें जो है उसकी सेकंड जो फर्स्ट वेवलेंथ है उसके लिए तो दे रखा है और सेकंड के लिए निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हम जानते हैं पहले से कि जो 1/λ है ये इज इक्वल टू होता है R 1/N1 का स्क्वायर, ये N1 होगा, माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो बाल्मर सीरीज है तो उसके लिए N1 जो है वो 2 हो जाएगा और N2 जो है वो 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि हमें सेकंड लाइन के लिए निकालना है तो सेकंड लाइन के लिए ऑब्वियसली 2 की वैल्यू जो है वो जो बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन है उसके लिए क्या होगी 4 होगी, क्योंकि जो थर्ड नहीं हो सकती क्योंकि वो फर्स्ट ऑलरेडी जो है वो फर्स्ट लाइन होगी बाल्मर सीरीज के लिए उसके लिए होगी। तो जो सेकंड लाइन होगी उसके लिए 4 वैल्यू होगी। तो रख देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, हम इसको रख देंगे आर जो है वो किसके बराबर है 1.1 इंटू 10 की पावर 7 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। अब ये है 1.1 इंटू 10 की पावर 7, ये कहाँ से आया दोस्तों ये भी हम देखेंगे। फिलहाल इसको हम देख लेते हैं कि ये आया कहाँ से, ठीक है। इसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा अलग से स्लाइड में। खैर इसको 1/λ जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर 7 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो अगेन इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा और जब हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका इन्वर्स हो जाएगा। तो ये 3 इंटू 10 की 1.1 इंटू 10 की पावर 7 नीचे चला जाएगा और 16 ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने सॉल्व किया और लैम्डा की जो वैल्यू है 4.86 इंटू 10 की पावर -8 मीटर और जिसको हम 4860 एंगस्ट्रम भी लिख सकते हैं तो उसके बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये लैम्डा की जो वैल्यू है वो इसकी मदद से कैलकुलेट की है। अब ये सवाल है कि ये 1/λ का फॉर्मूला कैसा है, तो उसके लिए मैंने ये अलग से बता रखा है आपको। देखिए यहाँ पर जो डेल्टा ई है चेंज वो मैंने पहले बता रखा कि माइनस के 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो एच न्यू के बराबर है, ये हमने पहले डिस्कस किया था, एच वी के बराबर सॉरी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी डेल्टा ई अपॉन एच, नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। और डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो ये है, रख दीजिए, हमने यहाँ पर रख दी है। और जो h है उसकी वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट यानी 6.626 इंटू 10 की पावर -34 के बराबर है। तो जब हम इसको इस प्रकार से रखेंगे तो ये v की वैल्यू जो है हमारे पास 3.29 इंटू 10 की पावर 15 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर आ गई, ठीक है। तो ये आ गई आपका v की वैल्यू यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि v जो है वो किसके बराबर होता है c/λ के बराबर होता है। तो इन दोनों वैल्यू को, क्योंकि ये v के बराबर ही है तो दोनों को क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर कर लीजिए, जो c/λ है उसको हमने इसके बराबर कंपेयर कर लिया। तो इस स्थिति में जो है 1/λ अगर हमें निकालना तो क्या होगा, जो c है वो नीचे चला जाएगा। c एक्चुअली में है क्या, c जो है वो प्रकाश का वेग है, लाइट की वेलोसिटी है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 के बराबर होती है। तो उसको यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा इसके बराबर 1.1 इंटू 10 की पावर 7 के बराबर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 1/λ की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल के आई है। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब इस फॉर्मूले को आपने डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि लैम्डा की या वेवलेंथ की निकालने के लिए जो वैल्यू आएगी वो यहीं से याद रखी जाएगी। या आप अगर एनर्जी निकालने के लिए आएगी तो तब आप इस वाली वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। डेल्टा ई जो है वो इसके बराबर होता है माइनस के 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला जो है कहाँ से निकल के आया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लेटिनम Z इज 78। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास हम पूरा का पूरा डिटेल वाला नहीं लिख सकते, हम क्या शुरू करेंगे जीनन से शुरू करेंगे। तो जीनन जो है ऑलरेडी 54 तक जीनन का हो जाता है, उसके बाद 4f में 14 जाते हैं। और जिसका पूछा इसीलिए गया है प्लेटिनम का क्योंकि इसका एबनॉर्मल होता है, s में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें और d में 9 चले जाते हैं, जबकि s में पहले 2 चले जाने चाहिए थे, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो एनर्जी ट्रांजिशन वाला है इसका भी अभी आगे जो चैप्टर आएगा उसके अंदर ये हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से
ट्रांजिशन जो है वो एनर्जी का होता है, तो उसमें सबसे जो लोवेस्ट स्थिति में होता है, आप जानते हैं वो, अगर आपने पढ़ा होगा तो एन से लेकर जो है वो पाई एन टी का जो ट्रांजिशन है वो लोएस्ट होता है, जबकि सिग्मा से सिग्मा एन टी जो ट्रांजिशन होता है वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला होता है। इस प्रकार का ये एक पूरा का पूरा ऑर्डर चलता है। सबसे हाईएस्ट जो आपके पास होगा वो सिग्मा से सिग्मा एन टी, फिर एन से पाई सिग्मा एन टी, फिर पाई से पाई एन टी, और सबसे लोएस्ट है आपके पास एन से पाई एन टी जो ट्रांजिशन होता है वो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। द फिनोमिना इन विच एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइयर एनर्जी लेवल रिटर्न विद 10 की पावर -8 सेकेंड टू लोअर एनर्जी लेवल बाय रेडियो एक्टिव डिके इज कॉल्ड। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसा फिनोमिना जिसमें कि वो क्या कर रहा है, एनर्जी को हायर एनर्जी लेवल से लूज कर रहा है और लोअर एनर्जी लेवल पर रेडियो एक्टिव डिके यानी कि विकिरण को निकालता है, तो वो कौन सी घटना है। तो पहला देखिए फ्लोरोसेंस, दूसरा फॉस्फोरोसेंस, तीसरा फोटोसेंसेशन, और चौथा लाइट स्कैटरिंग। तो ये जो फिनोमिना है दोस्तों वो आप कहलाता है कि आपका फ्लोरोसेंस। ठीक है ना, प्रतिदीप्ति उसको कहा जाता है, और इस प्रकार का जो मटेरियल होता है उसको फ्लोरोसेंट मटेरियल कहा जाता है, जहाँ कर जो उच्च एनर्जी स्तर है उसमें एनर्जी को जब लूज करता है तो उसको क्या करता है, आपका रेडियो एक्टिव डिके करता है। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। ड्यूट्रॉन है, तो पहला है यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड ए न्यूक्लियस हैविंग 2 प्रोटॉन, तीसरा ए न्यूक्लियस कंटेनिंग ए न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, सॉरी यहाँ पर 1 प्रोटॉन होगा। एन डी है आपके पास ए न्यूक्लियस कंटेन अ न्यूट्रॉन और एंड ए प्रोटॉन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ए न्यूक्लियस कंटेनिंग ए न्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इज कॉल्ड आपका ड्यूट्रॉन। एक्चुअली में जो ड्यूटेरियम होता है, जो इसको हम हैवी वाटर भी कहा जाता है दोस्तों, तो जो ड्यूटेरियम होता है उसके जो न्यूक्लियस है उसी को ड्यूट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो ये एक जो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का समस्थानिक यानी कि आप आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, और उसी का जो नाभिक है उसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, और उसी को हम आपका ड्यूटेरियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइन ऑफ एन एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर ड्यू टू, पहला है आपके पास न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा एन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, तीसरा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ड्रॉपिंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, एंड डी है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो जो कि बात हो रही है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो किसी एटम में वो ऑब्जर्व होता है किसके कारण से, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर ड्रॉप होते हैं, उस स्थिति में वो क्या करते हैं, इसको स्पेक्ट्रम को शो करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लाइन्स इन एन एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल्स टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट विल बी। तो डी ब्रॉगली के लिए जो डी ब्रॉगली है उनके वेवलेंथ के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि क्या है, लैम्डा इक्वल टू H/mb है ना। तो ये एक फॉर्मूला जो है डी ब्रॉगली ने दिया था, और इसके अंदर बेसिकली उन्होंने इस फॉर्मूले के माध्यम से जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर है उसको शो किया था कि किस प्रकार से जो है वो प्रकाश का दोहरी एक जो पदार्थ होता है उसकी एक दोहरा नेचर होता है, तरंग का भी और पार्टिकल का भी, है ना, दोनों उसके अंदर नेचर होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था लैम्डा इक्वल टू H/mb। तो उसी फॉर्मूले के अंदर हम इसको रखेंगे, तो हमारे पास जो है एच की वैल्यू हमें पता है 6.62 इंटू 10 की पावर -3 है, एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वी जो है वो वेलोसिटी 2.1 इंटू 10 की पावर 6। तो इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन ये निकल के आएगा 3.32 इंटू 10 की पावर -10, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेवलेंथ फॉर विजिबल रीजन इज। तो विजिबल रीजन के लिए वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, पहला है आपके पास 400 से 800 नैनोमीटर तक, दूसरा 200 से 400 नैनोमीटर, तीसरा है 250 से 600 नैनोमीटर, और चौथा 180 से 700 नैनोमीटर के बीच में। तो जो वेवलेंथ है विजिबल रीजन के लिए वो आपका 400 से लेकर 800 नैनोमीटर के बीच में होती है, ये बात याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
द मास डिफेक्ट इन अ न्यूक्लियस of an isotope of mass number 4 is 0.03 AMU. Its binding energy per nucleon is very nearly. तो यहाँ पर जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करने की बात हो रही है, उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, मास नंबर प्लस मास डिफेक्ट इंटू 100। उस फॉर्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको बॉन्डिंग एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास, जितना मास दिया हुआ है वो प्लस मास डिफेक्ट और इंटू 100। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या, तो 4 लिखा, जो द्रव्यमान क्षति है वो 0.03 है इंटू 100। तो ये इसको मल्टीप्लीकेशन करके 3 आया, तो 4 और 3 7 हमारे पास टोटल निकल के आ गया बॉन्डिंग एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज। तो मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, इसमें से कोई एक होगा। तो इसको डायरेक्ट हम इतना बड़ा याद न रख के क्या करते हैं, ऑर्गन 18 और ऑर्गन 18 के बाद हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन बचाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एस में जाएंगे और उसके बाद कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो इस प्रकार से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू। किसी भी जो स्पेक्ट्रल लाइन के लिए जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, मतलब हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरगोइंग ट्रांजिशन, सेकेंड है हमारे पास द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम, तीसरा द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन, एंड डी है आपके पास द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोइंग ट्रांजिशन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन सी है, डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन। कैसे, इसके लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि जो डेल्टा ई है, यानी कि E2 से E1 में जब जाने पर या 2 एनर्जी लेवल के बीच ट्रांजिशन होगा तो उसको डेल्टा ई कहते हैं, और वो एच न्यू के बराबर होता है, और न्यू किसके बराबर होता है, सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जो एनर्जी चेंज है वो किसके, एनर्जी चेंज टोटली जो ई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 1 अपॉन लैम्डा के, क्योंकि लैम्डा जो है वो नीचे आ रहा है, तो तरंग दैर्घ्य और इसके बीच में क्या हो गया, इन्वर्सली रिलेशन हो गया तरंग दैर्घ्य और एनर्जी चेंज के बीच में, और ये आपके बोहर के परमाणु मॉडल के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर वही ऑप्शन सी के अंदर था कि डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 एडजेसेंट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो 2 हाइड्रोजन एटम जो एडजेसेंट है उनके एंगुलर मोमेंटम में कितना जो है डिफरेंस पाया जाता है। तो हम जानते हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल से कि जो एंगुलर मोमेंटम MBR है उसकी वैल्यू क्या होती है, h/2π के बराबर होती है, NH/2π के बराबर। तो ऑब्वियसली जब 2 एडजेसेंट कक्षाओं की बात करेंगे तो पहले में हम क्या लेंगे, जो n है उसकी वैल्यू n ही लेंगे, और दूसरे वाले के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि n की जो वैल्यू है वो n+1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हम n को सिंपली n रखते हैं तो NH/2π हो जाएगा, और जब हम उसको अगले एडजेसेंट कक्षा के लिए हम ये मान सकते हैं कि n+1 इसकी वैल्यू है, यानी कि उसके अगली कक्षा के लिए। तो इस प्रकार से n+1 h/2π, तो चेंज क्या हो जाएगा, L2 - L1, तो वो डेल्टा L के बराबर होगा। और हम इसको दोनों की वैल्यू को जब रखेंगे यहाँ पर n+1 इंटू h/2π माइनस NH/2π, तो यहाँ पर अगेन ये जो है अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये निकल के आएगा इस प्रकार से NH/2π प्लस h/2π और माइनस NH/2π, तो माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा h/2π। तो यही हमारे पास राइट आंसर है, ऑप्शन जो है वो सेकंड जो है राइट आंसर यहाँ पर था h/2π। तब आप समझ गए होंगे कि ये h/2π कहाँ से आया है, ये आपका बोहर के एटॉमिक मॉडल के एप्लीकेशन के अंदर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो पहला है इट्स अ पार्टिकल, सेकंड इट्स अ वेव लाइक प्रॉपर्टी, सी है इट्स गिव एनर्जी व्हाइल मूविंग इन ऑर्बिट, डी है आपका इट्स मोशन इज ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, सही नहीं है मतलब वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। वो कह रहा है कि ऑर्बिट में घूमते हुए वो एनर्जी को मूव कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है। बोहर ने जो है कहा था कि वो स्टडी जो है
ऑर्बिट्स होते हैं जिनके जिस पर वो घूमता है, और इन कक्षाओं में एनर्जी को वो लूज नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस। किसी नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, पहला है शून्य होती है, दूसरा लेस देन जीरो होती है, तीसरा मोर देन जीरो होती है, एंड डी इन सम एटम लेस देन जीरो एंड इन सर्टेन एटम मोर देन जीरो। तो यहाँ पर बात हो रही है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी जो है हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट स्टेप में आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो एटम है उसके लिए हमने निकाली है पहले वाले उसकी ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितनी, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये निकाली थी हमने। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो कैसी है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है यानी कि जीरो से कम है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, पहला इट्स स्पिन, सेकंड है इट्स चार्ज, सी है द पाथ इन विच स्पिनिंग, एंड डी है 4 क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। चार्ज, इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है उसके माध्यम से उसको पहचाना जा सकता है, जिस पर जो चार्ज है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इसका चार्ज होता है। नेक्स्ट देखिए अगला और 28 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। तो कॉपर का जो हम जानते हैं एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो एबनॉर्मल होता है यानी कि ऑर्गन 18, उसके बाद जो है एस में 4 जाने चाहिए थे, लेकिन इसमें एक ही जाएगा और डी में 10 चले जाएंगे। और ये क्यों हुआ, ये ड्यू टू स्टेबिलिटी हुआ, क्योंकि जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि वो एक पूरे के पूरे भरे हुए हैं, तो भरे हुए ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल होंगे, इसीलिए वो उस अवस्था में रहना पसंद करेगा। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एट 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पर है 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, बी है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, सी है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एंड सी डी है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि जो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है वो और 20 ग्राम कैल्शियम, इन दोनों में ही आधा जो है मोल परमाणु होते हैं, दोनों के सेम जो है वो कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट और आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है देखिए, बोहर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम इज, पहला है आपके पास 4 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, सेकेंड है 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, सी है एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि बोहर रेडियस के लिए जो है फॉर्मूला क्या होता है, एन एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई की पावर ई स्क्वायर, सॉरी। तो यहाँ पर एन, चूंकि हाइड्रोजन एटम की बात हुई तो एन जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसलिए एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम ई की पावर 4 होता है। तो ये बात याद रखना, क्योंकि जो रेडियस है उसके लिए फॉर्मूला होता है एन एच एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एफ स्क्वायर एम ई की पावर 4, और एन की वैल्यू 1 रखने पर ये एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई के बराबर होगा। और ये जो फॉर्मूला है ये सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर लागू होगा। हाइड्रो एच ई प्लस हो गया, Li2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, ये सारे क्या हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इन पर ये लागू होता है। तो इस प्रकार से ये रेडियस का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली आपको इस चैप्टर के अंदर आपका रेडियस के फॉर्मूले, एनर्जी के फॉर्मूले, ठीक है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखना है, साथ के साथ वेवलेंथ का फॉर्मूला भी याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जल्दी आपके बीच में एक और टेस्ट लेके आऊँगा, और उसके बाद जो है आपकी सारी की सारी जो थ्योरीज हैं वो क्लासेज चलेंगी। और जो भी मेरे साथ जो है जुड़ना चाहता है वो फटाफट से मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ पर आपको फीस वगैरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, और उसके बाद आप मेरे साथ 2 से 3 महीने जुड़े रहेंगे जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।